Hello everyone and all dear students. Today I am going to discuss with you about the topic formulation of parenterals in the continuation of unit parenteral. तो आज हम vehicles, additives and importance of isotonicity के टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. And this is Nancy Gupta, assistant professor. So let us discuss about this topic in details. हम लोग फॉर्मुलेशन के टॉपिक को डिस्कस करते हैं डिटेल्स में. फॉर्मुलेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे थेरेपेटिक एजेंट्स, व्हीकल्स एंड व्हीकल्स में हम पढ़ेंगे वाटर मिसिबल व्हीकल्स एंड नॉन एक्वस व्हीकल्स. एंड नेक्स्ट वन इज योर एडेड सब्सटेंस विच इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव्स. And additives में we will study about the antimicrobials, antioxidants, buffers, bulking agents, chelating agents, protectants, solubilizing agents. Next one is your surfactants and tonicity adjusting agents. So let us discuss. About the API. API की बात करें तो हम पैरेंटल के फॉर्मुलेशन में फॉलोइंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं. तो जिसमें फर्स्ट वन है आपका एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर, स्टेरॉइड्स, वैक्सीन, एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स में आपके डेक्सट्रोज, एनएलसीएल एंड इट्स का कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है. तो ये हैं आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जिनका यूज़ हम पैरेंटल के फॉर्मुलेशंस में करते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ योर व्हीकल्स. तो व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो पैरेंटल प्रिपरेशंस एंड स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए हम ऐसे व्हीकल्स का यूज़ करते हैं जो किसी भी तरह का इरिटेशन ना कॉज करें. सो बेसिकली पैरेंटल प्रिपरेशंस में हम टू टाइप्स के व्हीकल्स का यूज़ करते हैं. वन इज़ योर एक्वस सॉल्वेंट एंड नेक्स्ट वन इज़ योर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. तो देख लेते हैं इनके बारे में. द वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सिंस it's the vehicle for natural human body fluids. So it must be free from pyrogen, purified and sterile. तो जो भी हम vehicles यूज़ करेंगे उनकी सर्टेन कंडीशन है कि वो बेसिकली प्योरीफाई होने चाहिए, पायरोजन फ्री होने चाहिए और स्टेराइल होने चाहिए. तो इसके एग्जाम्पल्स हैं एक्वस सॉल्वेंट्स के. वाटर फॉर इंजेक्शन, sterile water for injection, sodium chloride injection, bacteriostatic water for injection. So these are the examples of aqueous solvent. The next non-aqueous solvents देख लेते हैं. Sometimes it is necessary to eliminate water entirely or in part of vehicle primarily because of solubility factors, hydrolytic reaction. So we use that type of solvents. तो ये बेसिकली ये भी नॉन टॉक्सिक होने चाहिए और नॉन इरिटेंट होने चाहिए. एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. इसके लिए हम एथिल अल्कोहल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एंड आलमंड ऑयल जैसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं. सो लेट अस नो अबाउट वाटर फॉर इंजेक्शन. वाटर फॉर इंजेक्शन जो होते हैं इनका यूज बेसिकली हम पैरेंटल प्रिपरेशन की मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं. ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हम इनको स्टरलाइज कर लेते हैं. बेसिकली इन्हें पायरोजन फ्री होना चाहिए और स्टराइल करने की ज़रूरत नहीं होती है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन. द टोटल नंबर ऑफ डिजॉल्व सॉलिड जो इसमें होता है वो 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इट इज़ यूज विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स कलेक्शन. कलेक्शन करने के 24 आवर्स बाद इसका यूज़ कर लेना चाहिए. एंड जो वाटर फॉर इंजेक्शन होता है शुड बी डिस्कार्ड टू मेंटेन स्टेराइल एंड स्टोर्ड इन टाइटली कंटेनर. एंड इसको जो स्टोर करते हैं हम बेसिकली 5 डिग्री सेंटीग्रेड
करते हैं स्मॉल वॉल्यूम्स के लिए एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं फॉर लार्ज टैंक्स के लिए. तो दिस इज अबाउट द वाटर फॉर इंजेक्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन क्या होते हैं. स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन की अगर हम बात करें तो ये ड्यूरिंग प्रिपरेशन इनके स्टेरलाइज कर दिया जाता है एंड ये बेसिकली नॉन पायरोजेनिक फ्री वाटर फॉर इंजेक्शन होते हैं और इसमें किसी भी टाइप के एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और बफर्स का यूज़ नहीं किया जाता है और बेसिकली ये सिंगल डोज के लिए 1 कंटेनर में पैक किए जाते हैं. यूज़ देख लेते हैं. इनका यूज़ करते हैं हम बेसिकली डाइल्यूट और डिसॉल्व करने के लिए ऑलरेडी स्टेरलाइज्ड एंड पैक्ड इंजेक्टेबल मेडिकेशंस को एंड सच एज ड्राई पाउडर, सोडियम फेनोबार्बिटॉल एंड एम्पिसिलिन सोडियम का यूज करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं इट इज एडेड अंडर एसेप्टिक कंडीशन. बेसिकली हम इनको एसेप्टिक कंडीशन में ही यूज करते हैं और ये पायरोजन फ्री होने चाहिए. इसमें किसी भी तरह के एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का यूज नहीं किया जाता है. इट मस्ट बी आइसोटोनिक व्हेन इंटेंडेड फॉर इंट्रावेस्कुलर. जब हम इंट्रावेस्कुलरली इसको यूज करते हैं तो ये बेसिकली आइसोटोनिक होने चाहिए. So let us know about what are the additives. तो एडिटिव्स की अगर हम बात करें तो पेरेंटल प्रिपरेशंस में वेरियस एडिटिव्स का यूज़ किया जाता है जिसमें फर्स्ट वन इज योर बफर है, नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट्स, टोनिसिटी कंट्रीब्यूटर्स, प्रिजर्वेटिव्स और स्टेबलाइजर्स. तो ये बेसिकली सम एडिटिव्स हैं जिनका यूज़ हम पेरेंटल प्रिपरेशंस में करते हैं एज अ एडिटिव और एडेड सब्सटेंस. सो फर्स्ट एडिटिव इज योर बफर. अगर हम पेरेंटल फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं तो इसमें जो पीएच होता है इसका पीएच अबाउट 7.4 होना चाहिए और एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं और बेसिकली ये सॉल्युबलाइज और स्टेबलाइज ड्रग के लिए बफर्स का यूज़ किया जाता है. और अगर हम इनके पीएच की बात करें तो आईवी का पीएच जो होता है 3 to 10.5 होता है और अदर रूट से अगर हम पेरेंटल प्रिपरेशंस एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसका पीएच 4 to 9 होना चाहिए. अब बफर की कुछ कैपेसिटी है. फर्स्ट कंडीशन है सफिशिएंट टू मेंटेन प्रॉपर प्रोडक्ट पीएच वैल्यू ड्यूरिंग स्टोरेज, नॉट वेरी हाई टू अलाउ बॉडी फ्लूइड्स टू ब्रिंग पीएच of the solution close to the physiological pH after administration. बेसिकली पेरेंटल प्रिपरेशंस में हम 3 टाइप के बफर्स का यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज योर एसीटेट, देन सिट्रेट्स का यूज़ करते हैं एंड फॉस्फेट बफर्स का यूज़ करते हैं. सो नेक्स्ट एडिटिव इज योर एंटीऑक्सीडेंट्स. अब देख लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं. बेसिकली इनका फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट द थेरेपेटिक एजेंट्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन. तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ होता है टू प्रोटेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. नोट में देख लेते हैं फॉर प्रोडक्ट इन विच ऑक्सीडेशन एंटर्स degradation reaction, then antioxidants effect achieved by displacing air from the container. This is about the antioxidants. देख लेते हैं एग्जाम. सो एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट में हम एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंड थायोयूरिया का यूज़ करते हैं. तो बेसिकली डिफरेंट कंसनट्रेशंस में इनका यूज़ किया जाता है एंड यू हैव टू लर्न एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल्स. ब्लॉकिंग एजेंट्स की बात करते हैं तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट सिनर्जिस्टिक की बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं. चिलैटिंग एजेंट में हम EDTA का यूज़ करते हैं इन दिस परसेंटेज. तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीऑक्सीडेंट्स. So let us know about the tonicity adjusting agent. तो बेसिकली जब कभी भी हम
एडमिनिस्टर करते हैं पैरेंटल प्रिपरेशंस, तो एक तरह का पेन होता है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ पैरेंटल। सो जो टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट होते हैं, इनका वर्क होता है टू रिड्यूस फ्रॉम दैट टाइप ऑफ पेन। तो जो इंजेक्शन से पेन होता है उसको टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट रिड्यूस कर देते हैं। बफर्स का यूज करते हैं बेसिकली टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट की तरह, एज वेल एज स्टेबलाइजर्स की तरह भी यूज करते हैं बफर का। टोनिसिटी बेसिकली डिपेंड करती है परमिएबिलिटी ऑफ लिविंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे। अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होते देख लेते हैं। स्वेलिंग्स ऑफ सेल या फिर इनलार्जमेंट जो होता है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का हम जो यूज करते हैं वो बेसिकली रिडक्शन करते हैं, श्रिंकेज ऑफ शेल होता है इसमें। तो एग्जाम्पल्स इनमें ग्लिसरीन का यूज करते हैं, लैक्टोज, मैनिटोल, डेक्सट्रोज, सोडियम क्लोराइड एंड सॉर्बिटॉल का यूज करते हैं। तो हियर यू इन दिस द पिक्चर यू कैन सी हाइपरटोनिक ऐसे होते हैं, आइसोटोनिक को आप इस तरह से देख सकते हैं, एंड हाइपोटोनिक को आप बेसिकली जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं ये एग्जिबिट करते हैं सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इफेक्टिव होते हैं ब्लड स्ट्रीम पे। एंड अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं एज अ टोनिसिटी एडजस्टिंग, तो ये स्मॉल वॉल्यूम पैरेंटल्स होते हैं, इनका यूज हम सबक्यूटेनियसली आईवी और आईएम रूट से करते हैं। आइसोटोनिक का आईवी रूट से करते हैं। हाइपरटोनिक का हम जो सॉल्यूशन यूज करते हैं बेसिकली एडजस्ट करते हैं आइसोटोनिसिटी, एंड इसमें सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज और मैनिटोल का यूज करते हैं। इंट्रावेनस सॉल्यूशन दैट हैव लार्जर ऑस्मोलैरिटी वैल्यूज मतलब हाइपरटोनिक, और स्मॉलर ऑस्मोलैरिटी वैल्यूज मतलब हाइपोटोनिक, sometimes may cause damage to the red cells। बेसिकली ये sometimes रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, पेन कॉज कर सकते हैं, एंड इरिटेशन की कंडीशंस को अराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रिजर्वेटिव्स देख लेते हैं। बेसिकली हम पैरेंटल प्रिपरेशन में बेंजिल अल्कोहल का यूज करते हैं, बेंजिल क्लोराइड का यूज करते हैं, और क्लोरोब्यूटानॉल का यूज करते हैं। स्टेबलाइजर्स की बात करें तो स्टेबलाइजर्स के एग्जांपल हैं डाईमेथिल एसिटामाइड, एथिल अल्कोहल, ग्लिसरीन, लेसिथिन और पोविडोन का यूज करते हैं। And they also may include antioxidants, chelating agents, buffers, and tonicity contributors, antifungal, antifoaming agents, also used as stabilizers। अगर हम पैरेंट्रल की फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो जितने भी हमने फॉर्मुलेशन पैरेंट्रल बनाने में यूज किए हैं वो सारे सब्सटेंस की सर्टेन कंडीशंस होनी चाहिए। तो फर्स्ट है नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ थेरेपेटिक एफिकेसी, किसी भी तरह की थेरेपेटिक एफिकेसी के साथ उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। उसका इंटरफेरेंस किसी भी तरह के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ और उसके एसे में नहीं होना चाहिए। मस्ट बी एक्टिव एंड प्रेजेंट व्हेन नीडेड, फुल एक्टिव होना चाहिए, और इट शुड बी प्रेजेंट throughout the life of the product। So these are the some qualities of all the formulating agents which we are using in the formulation of parenteral। So here I am ending my today's lecture. Thank you so much all.